अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं काशिफ़ महमूद फिर आज हाज़िर हूँ इंग्लिश टाइम में, और आज ये लेसन अडल्ट्स के लिए है। अडल्ट इंग्लिश कह लीजिए, या स्पेसिफ़िकली हमारे जो स्कूल के ग्रेड 9 और 10th के बच्चे हैं, ये लेसन उनके लिए। आज से इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंग्लिश ग्रामर एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। इससे पहले एक दो वीडियो में बना चुका हूँ। इंग्लिश 9 क्लास का जो एग्जामिनेशन पेपर था उसका मैंने पोस्टमार्टम किया है, और फिर मैंने 4 स्किल्स की बात की थी, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। उसको देखने के बाद आपने ये वाली वीडियो देखनी इंशाल्लाह। अब ग्रेड 9 की हम पहले बात करेंगे। ग्रेड 9 में 2 बुक्स हैं, उसको इंग्लिश ए भी कहते हैं और इंग्लिश बी भी कहते हैं। ये मेरे पास पहले इंग्लिश ए की बुक है, इसको टेक्स्ट बुक भी कहते हैं। नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट इंग्लिश स्किल्स। बहुत ही शानदार किताब है ये अगर इसको अच्छी तरह से पढ़ा जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली व्हाट वी डू और द स्टूडेंट्स डू, दे क्रैम। वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी इंग्लिश टेक्स्ट बुक इन द बिगिनिंग, ओके? वी शैल फोकस on English grammar. Now in English grammar, the book name is English Grammar and Comprehension. This is for both the classes 9 and 10. हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि पहले हमें इंग्लिश बोलना आए, इंग्लिश समझना आए, इंग्लिश लिखना आए। When we have learned all these, inshallah we shall be able to write a good paragraph, a good essay and good letter writing, etc. Okay बच्चों, ट्रांसलेशन मेथड पढ़ेंगे। सो लेट्स हैव पेज नंबर 70। पेज नंबर 70 पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको राइट साइड पे उर्दू ट्रांसलेशन मिलेगी और लेफ़्ट साइड पे इंग्लिश ट्रांसलेशन मिलेगी। पेपर में क्या होगा, आपको ये उर्दू ट्रांसलेशन या उर्दू सेंटेंसेस आएंगे, आपने उनको यू हैव टू डू इज़ टू ट्रांसलेट दीज उर्दू सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश sentences. Okay, now we are going to learn English grammar. What we needed is to be able to translate Urdu sentences into English sentences. Okay, उसके लिए प्यारे बच्चों आपको सबसे पहले जो subjects होते हैं उनका पता होना चाहिए, जिनसे हम sentences बनाते हैं। They are I, we, then we have you, and then we have he, she, it or they. And I don't think that you do not know the Urdu meaning of these subjects. इनको agents भी बोलते हैं, इनको doers भी बोलते हैं। जो sentence में एक active agent होता है, जो काम कर रहा होता है, ये वो है। I की उर्दू ट्रांसलेशन का आपको पता होना चाहिए। I का मतलब होता है मैं, जो एक बंदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। We का मतलब भी होता है मैं से मुराद अगर हम सब लोग खड़े हैं तो उसको हम प्लूरल में मैं कहते हैं, लेकिन बोलते हम हैं। हम, आई का मतलब मैं। ये आई एक बंदे के लिए, एक से ज़्यादा बंदे हो जाएं तो हम वी बोलते हैं। और यू का मतलब आप भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा बंदे भी हो सकते हैं। आप या तुम। ये रिवीजन है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ही, शी और इट। ही, अब ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के चक्रों में भी ना पड़े, क्योंकि इसमें भी जाके हमें प्रॉब्लम आती है। ही हम मैस्कुलिन के लिए इस्तेमाल करते हैं, लड़के के लिए, आसान लफ्ज़ों में कह लीजिए लड़के के लिए जो कि आपसे दूर है, और शी लड़की के लिए, और इट किसी चीज़ के लिए। तो क्या होती है वो भी हम बाद में देखेंगे। दे भी लोगों के लिए, ज़्यादा जो लोग होते हैं, ज़्यादा लोगों के लिए हम दे इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब्जेक्ट्स का आपको पता होना चाहिए। जो मैं कोड वर्ड्स कह लीजिए या जार्गन्स कह लीजिए जो मैं यूज़ करूँगा, उनको आपने याद रखना है। आज हम ये पढ़ रहे हैं दीज आर सब्जेक्ट्स, इनको हम सब्जेक्ट्स बोलते हैं, और यही सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपकी ट्रांसलेशन में आपको काम आएंगे इंशाल्लाह। ओके, आपको इनके उर्दू मीनिंग्स का पता होना चाहिए। अब आपकी जो बुक है पेज नंबर 70, and here we shall study the first lesson, and that is about is, are, am and was and were. देखिए अब आपकी बदकिस्मती है, कहने को ये इंग्लिश ग्रामर है, लेकिन इन्होंने आपकी बुक ने कतई तौर पर ये हमें नहीं बताया कि is, are, am क्या चीज़ है, was, were क्या चीज़ है, और इनको इंग्लिश ग्रामर में क्या कहते हैं और सेंटेंसेस में कैसे इस्तेमाल करना है। तो कितने और अनफॉर्चुनेट हैं हम लोग भी और आप लोग भी, और आप पढ़ते जा रहे हैं
इसीलिए तो प्रॉब्लम आती है कि आप उर्दू सामने रखते हैं और साथ इंग्लिश सामने रख के उसका रट्टा लगा लेते हैं और पेपर में। और एक और अनफॉर्चुनेट बात क्या है कि पेपर में, वालिदैन आप भी मेरी बात गौर से सुनते जाइए, कि पेपर में जो ट्रांसलेशन आनी है वो ये नहीं है कि इससे हट के आनी है, वो यही आनी है जो इस बुक में है। तो फिर हमें इंग्लिश ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना कहीं जाने की ज़रूरत पड़ती है। व्हाट वी डू इज़ टू ग्राम ऑल द उर्दू सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश सेंटेंसेस एंड दैट्स इट। पेपर में जाके वी पेन अप इन द पेपर एंड गेट मार्क्स एंड क्वालिफाई एंड गेट हाई बैंड एटसेट्रा। तो उससे आपको लगता है कि अंग्रेज़ी आ गई है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब हम अंग्रेज़ी आपके, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आपके मार्क्स के लिए भी हम सीखेंगे और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी सीखेंगे। इज़ आर एम इन फैक्ट है क्या, मैं इसको सेपरेट इधर ही रखता हूँ। दैट इज़ बेसिकली टेकन फ्रॉम द वर्ड बी। ये कहाँ से लिया गया है? ये बी की फॉर्म्स हैं सारी की सारी। वो क्या फॉर्म्स हैं वो भी लिखते हैं और ये होता क्या है उसको भी आज इंशाल्लाह हम पढ़ते हैं। बी को जो आप खोलेंगे तो इसमें से आपको मिलेगा इज़, आर और एम, ठीक है। और ये प्रेजेंट के लिए है, मैं समझाता हूँ कि प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है। और इसका पास्ट जो है इसी बी फॉर्म में से निकलेगा, वो है वॉज एंड वर। देखिए इसीलिए आपकी बुक का टॉपिक क्या है, इज, आर, एम, वॉज एंड वर। और इसका V3 पास्ट पार्टिसिपल जो है, अब आपको पास्ट पार्टिसिपल की भी समझ नहीं आएगी, हम पहले जिक्र कर चुके हैं इन ग्रेड 7 और ग्रेड 8, दैट इज बीन। So this is what is hidden in B। ये B के अंदर ये छुपा हुआ, B के अंदर प्रेजेंट के लिए is, are, am और पास्ट के लिए was and were। ये इसका V3 है, पास्ट पार्टिसिपल। अभी हम इसकी बात हम नहीं करेंगे, इसलिए I'm going to rub it। अब हम बात करते हैं कि B को हम इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे। अब B के अंदर क्या छुपा हुआ है ये मैंने आपको बता दिया। अब B हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ काम आता है। B हम इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस के लिए कह लीजिए, या किसी चीज़ की स्टेट के लिए कह लीजिए। आसान लफ्ज़ों में आपको समझाता हूँ। अब हमारा ग्रामर सीखने का यहाँ पे पाकिस्तान में बरे सगीर पाको हिंद में तरीक़ेकार क्या है, हम एक सेंटेंस लिखते हैं और फिर उस सेंटेंस की जो टेल होती है, जो उसका एंड होता है, उसकी एंड पे जो वर्ड्स उर्दू के आते हैं वो हम बच्चों को कहते हैं कि वो याद कर लें। और इस तरह के निशानियां जहां भी आपको मिलें, ये फ़लाँ टेंस से इसका ताल्लुक़ है, जैसे फ़लाँ फैमिली से इसका ताल्लुक़ है, वैसे होता है। लेकिन इंग्लिश इस तरह से या कोई भी फॉरेन लैंग्वेज इस तरह से नहीं सीखी जाती। जब मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं तो मैं सिर्फ यही कहता हूं कि इंग्लिश एक ज़ुबान है, जैसे उर्दू एक ज़ुबान है, पंजाबी एक ज़ुबान है। हम उर्दू में इस चीज़ को कलम बोलते हैं। हम ये नहीं सीखेंगे कि कलम की अंग्रेज़ी क्या है, क्योंकि कलम की अंग्रेज़ी जब हम सीखेंगे तो अंग्रेज़ी तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इट चेंजेस, इट डजंट स्टे स्टैटिक, ये एक नहीं रहती है। हम क्या सीखेंगे कि उर्दू में अगर इसको कलम कहते हैं तो अंग्रेज़ी में इसको क्या कहते हैं, बस इतनी सी बात है। क्योंकि उर्दू और अंग्रेज़ी सिमिलर लैंग्वेजेस नहीं हैं, एक जैसी नहीं हैं। हमने लैंग्वेजेस क्या है या लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ सिस्टम्स। लैंग्वेज इज़ अबाउट कोड्स, कि ये एक चीज़ है, हमने उसको एक नाम दे दिया है। ये एक चीज़ है ना, इसकी समझ नहीं आ रही, किसी ने पहली दफ़ा देखा तो उसको नाम इसका रख दिया कलम, तो ये रवाज पड़ गया, उर्दू में चला गया। या किसी ने पेंसिल कह दिया तो ये पेंसिल हो गया। और अब किसी ने अंग्रेज़ी में इसका नाम रख दिया पेन, तो हमने फिर जानने की कोशिश की कि अंग्रेज़ लोग इसको क्या कहते हैं। तो इसलिए याद रखिए कि हमने उर्दू की ट्रांसलेशन अंग्रेज़ी में नहीं करनी है। अगर इस तरह से करना पड़ जाए तो फिर हमें जितने उर्दू के वर्ड्स होंगे उतने ही अंग्रेज़ी के ढूंढने पड़ेंगे। जैसे मैं एक उर्दू का सेंटेंस लिखता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ। अब हमने पाकिस्तान में क्या सीखा, मैं, चलो जी, मैं को इंग्लिश में आई कहते हैं, आपको हम इंग्लिश में यू कहते हैं, से को हम इंग्लिश में विद कहते हैं, प्यार करना को हम इंग्लिश में लव कहते हैं,
और है, हूँ और हैं को हम इंग्लिश में एम कहते हैं। जितने उर्दू के वर्ड्स थे उतने ही अंग्रेज़ी के मैं ले आया हूँ, और अब इसको सीधा करके लिखते हैं तो क्या लिखा जाता है, आई एम लव विद यू। अब अंग्रेज़ तो ये सारे के सारे इस्तेमाल नहीं करता, या आप किसी सुनार के पास जाते हैं, कहते हैं मेरी जितनी उंगलियां ने उन्हीं मुंदरियां ने, तो जितनी उंगलियां हैं उतनी मुंदरियां अंग्रेज़ी में नहीं होती। अब अंग्रेज़ फर्स्ट फॉर्म के साथ इज आर एम नहीं लगाता। क्यों नहीं लगाता? उसकी मर्जी, बल्कि उसकी भी मर्जी नहीं है, उसने भी जैसे देखा वैसे उसने अडॉप्ट कर लिया। अब लव की प्रपोजिशन नहीं होती है, विद नहीं आता, ये भी वो यूज करता है, वो सिंपली यूज करता है आई लव यू। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर उन्हें दी सारियां दी अंग्रेजी लैके आओ, तो मैनू फिर जाना पेगा बलैत, उन्होंने अंग्रेज़ों को पूछना पेगा जनाब है आप दी अंग्रेजी से दी अंग्रेजी तो साढ़े उत्ते पाकिस्तान है पढ़ाते हैं, तो तुसी तो यूज़ ही नहीं करते। और हम ये सीख के जब जाएंगे आई एम लव विद यू, तो अंग्रेज़ तो बेचारा पहले ही कह रहा पाकिस्तानियों को। इसीलिए इंग्लिश कैसे सीखनी है, जैसे अंग्रेज़ बोलते हैं या लिखते हैं। अब ये जो ग्रामर आई है मैं आपको बताता चलो मेरे प्यारे बच्चों, छोटे बच्चों और वालिदैन, दिस ग्रामर इज़ बेसिकली द रूल्स ऑफ लैंग्वेज। ये लैंग्वेज के रूल्स हैं, और लैंग्वेज पहले बनी है या ग्रामर पहले बनी है, ये भी एक नया सवाल है। तो ग्रामर पहले नहीं बनी है, पहले लैंग्वेज डिस्कवर हुई है। लैंग्वेज इज डिस्कवर्ड, जैसे यहां से मुझे कोई एक चीज मिली, अब इसको डिस्कवर किया गया है। डिस्कवर करने के बाद मैंने देखा कि लैंग्वेज जो है वो प्लास्टिक की है, मैंने लिख दिया प्लास्टिक की। मैंने देखा लैंग्वेज जो प्लास्टिक की है वो ग्रे कलर की है, मैंने लिख दिया लैंग्वेज प्लास्टिक की है और ग्रे है। और फिर मैंने देखा कि इसकी सरफेस जो है वो कपड़े की है और इसकी सरफेस सॉफ्ट है। तो ये डिस्कवर करता गया, लिखता गया, लिखता गया, लिखता गया, और उसको मैंने ग्रामर का नाम दे दिया। अब आप भी ये देखें कि अगर ये डस्टर है, कभी ये बना पहली दफ़ा, तो ये वो ज़िंदगी में पहली दफ़ा जो डस्टर बना था ये वो नहीं था, वो कपड़े का था। फिर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होते होते आजकल के दौर में डस्टर ये है। अब मैं ये कहूँ कि ये जो आई है जिसका मतलब मैं होता है, या वी है जिसका मतलब हम होता है, या यू है जिसका मतलब आप होता है, तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा जब किसी अंग्रेज़ ने यू कहा तो क्या ये वही वाला यू है? हम कहेंगे नहीं। अब आप इस चीज़ के गवाह हैं, जब मोबाइल फ़ोन आपकी ज़िंदगी में प्यारे बच्चों आया, वालिदैन आपकी ज़िंदगी में आया, मोबाइल बाद में आया, सबसे पहले ये हमारा हम चैटिंग किया करते थे, याहू पे चैटिंग किया करते थे, मैसेंजर पे चैटिंग किया करते थे, तो फिर हम ये यू पूरा नहीं लिखते थे, साढ़े को लेना टाइम ही नहीं सी हुंदा, तो हम यू इस तरह से करके लिख देते थे, जो कि गलत था, ग्रामेटिकली गलत था। लेकिन अब बहुत से लोग इसको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। मैंने कहा लैंग्वेज कोड्स होते हैं, उर्दू के कोड्स अलग हैं, पंजाबी के अलग हैं, अंग्रेज़ी के अलग हैं, चाइनीज़ के अलग हैं। तो अब जैसे जैसे लोग इसको इस्तेमाल करते रहे, अब ये वाला यू चेंज होके आजकल ये हो गया है। अब ये कब फॉर्मल लैंग्वेज का हिस्सा बनता है अभी हम कुछ नहीं कह सकते। अब ये जो आपका FOR फॉर जिसको कहते हैं, अब आपने जब चैटिंग की तो इसकी जगह आपने ये वाला फॉर लिखना शुरू कर दिया, तो फिर क्या हुआ? ये अंग्रेजी का वर्ड है, इट्स नॉट एट ऑल एन इंग्लिश वर्ड, इट्स अ कोड। कि इसकी भी प्रोनाउंसिएशन फॉर, ये वैसे तो ये फॉर नहीं है, फॉर, हमने इसको मिला के इसकी जगह ये लिखना शुरू कर दिया। आइए वापस, मैं बात ये कर रहा था कि हमने उर्दू रिकग्निशन की तरफ नहीं जाना कि फिक्रे के एंड पर ता है, ती है, ये इसके पीछे नहीं पड़ना आप लोगों ने। हमने सेंस देखनी है कि हम कहना क्या चाहते हैं। हमने ट्रांसलेशन मेथड नहीं सीखना। हमने क्या सीखना है कि इस चीज़ को हमारी लैंग्वेज में ये कहा जाता है, अंग्रेज़ इसको क्या कहते हैं। अब एक और मिसाल मैं देता हूँ। आपके पास एक बंदा आता है, काम उसका हो जाता है, तो आप उसको कहते हैं जाओ, या पंजाबी में कहते हैं जा यार, ये कहते हैं ना, तेरा काम हो गया तू जा यार, यही कहते हैं। अंग्रेज़ी में क्या कहेंगे? गो, यही कहेंगे ना। क्या उर्दू में क्या कहा? जा यार, बस जा यार।
पंजाबी में कहा जा यार, तो हमने सीख लिया, इसका मतलब किसी को कहना होगा ना यार तुम जाओ यहां से, तो हम कहते हैं गो, समझ लिया आपने। लेकिन बाज़ औक़ात आपका दोस्त पता नहीं ऊट पटूक बातें करता है, आपको तंग करता है, तो आप अचानक से कहता है जा यार, तो वहां तो आप उसको नहीं कह रहे होते हैं जा यार, लेकिन जा यार जहां पर भी आपको मिलेगा, अगर इसकी अंग्रेजी करनी पड़ जाएगी तो हमने तो सीखा गो गो अवे, गेट आउट, गेट लॉस्ट, तो ये वो होगा। अब आपको ये इस सिचुएशन में कहना पड़े जा यार चवल ही मारी है, तो कहेंगे गेट लॉस्ट, यू डिड चवल। उन्होंने कहा मुझे तो यहां से इसने निकालने के लिए कह दिया, तो ऐसी बात नहीं है। अगर इसी फैशन में रहेंगे, इसी स्टाइल से इंग्लिश सीखने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ नहीं आएगा। ये सारी बातें करने का मतलब मेरा क्या है कि हमने ट्रांसलेशन मेथड से इंग्लिश नहीं सीखनी है। अब मैं एक बात करके आगे लेसन की तरफ चलता हूँ। आपको गुस्सा आता है किसी पे और आप उसको कहते हैं आप फिटे मुंह, हाँ जी फिटे मुंह। अब मुंह की ट्रांसलेशन तो होती है माउथ, तो फिटे दी ट्रांसलेशन कितों लैके आइए आप बोलिए। मैं अंग्रेज में जाके झंझोना ओ तेरी ओ माइकल ओ मुंह दी ट्रांसलेशन ते माउथ है ते फिटे दी मुंह दस, मैं डिक्शनरी फोल मार गया, फिटे दी ट्रांसलेशन नहीं। अगर मिल भी गई है, मुझे नहीं आती, मिल भी गई है फिटे मुंह, तो दूसरे जिसको मैंने कहा है फिटे मुंह वो कहेगा दुर फिटे मुंह। अब फिटे की भी मिल गई, मुंह की भी मिल गई, दुर दी कितों लैके आवा। तो हमें इन चीज़ों के पीछे नहीं जाना, आपकी बड़ी मेहरबानी। हमने ये सीखना है कि सिचुएशन क्या है, मैं गुस्सा निकाल रहा हूं, तो गुस्सा अंग्रेज कैसे निकालते हैं वो हमने सीखना है। मेरी बात समझ रहे हैं? उसके अंदाज में सीखना है। अब हम यू अंग्रेजी में यू कहते हैं, तुम के लिए भी यू कहते हैं, आप के लिए भी यू कहते हैं, और सोनियो बैठो सोनियो के लिए भी यू कहते हैं। अब हम चलते हैं कि ये जो आपका जो पेज नंबर है 70, इसमें इज आर एम एक सेंटेंस उन्होंने लिखा है, मैं पाकिस्तानी लड़का हूं। आप कहेंगे उर्दू ट्रांसलेशन के लिए कहते हैं नहीं करना, लेकिन करवा रहे हैं। लेकिन मैंने आपको समझाना उसी फॉर्म में है कि वो असल में क्या चीज़ है। वो क्या कह रहा है, मैं पाकिस्तानी लड़का हूं, मैं पाकिस्तानी लड़का हूं। अब कोई निशानी मैं आपको नहीं बताने लगा कि उर्दू में ये है, अंग्रेजी में ये है, फलानी जगह में ये है, स्पेशली उर्दू में कोई ट्रांसलेशन नहीं है। मैं सेंस समझाऊंगा क्या होती। अब मैंने कहा एग्जिस्टेंस या स्टेट, इसको समझ लीजिए कि इसको हम कोई हालत बोलते हैं, कुछ होना, ये समझना है आपने इसकी डेफिनेशन समझनी है कि इस्तेमाल क्या होता है। उर्दू की सिचुएशन समझनी है, पंजाबी की सिचुएशन समझनी है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, ये मार्कर है, तो ये मार्कर इसकी स्टेट है, किसी चीज की स्टेट के बारे में जानना हो, उसकी हालत के बारे में जानना हो, या आसान लफ्ज़ों में ये कह लीजिए कि किसी के बारे में जानना हो, तो हम बी का यूज़ करते हैं। पहले समझ लीजिए, पहले आप उसके लिए आपको पूछना पड़ेगा कि ये क्या है। मैं कहता हूँ ये क्या है, ये वाइट बोर्ड है। ये क्या है, ये फ्रेम है। ये क्या है, ये कलम है। ये क्या है, ये मोबाइल फ़ोन है। ये क्या है, ये कॉपी है, जिसको कॉपी भी कहते हैं पंजाबी में। ये क्या है, ये डस्टर है। ये क्या है, ये ऐनक है। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी मैंने आपको बताई, ये हमने उन चीज़ों की हालत के बारे में बताया। समझ गए आप मेरी बात? अब इन चीज़ों की हालत के बारे में प्रेजेंट में हम इज़ आर एम इस्तेमाल करते हैं, और पास्ट में हम वॉज एंड वर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब इसकी ट्रांसलेशन करने के लिए आपको ये जो सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं इज़ आर एम को अब ग्रामर में क्या कहते हैं, अभी ठहर जाइए क्योंकि मुश्किल हो जाएगा। इनको ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं, इनको लिंकिंग वर्ब्स भी कहते हैं। चलें जो भी कहते हैं कि उसको छोड़िए, वो पेपर में नहीं आएगा। अब आपने इनका जो रिलेशन है आपस में वो सीखना है कि आई का रिलेशन इनके साथ किसके साथ है। तो आपने याद रखना है कि आई एम, वी आर, you are, he is, she is, it is, and they are। पहले ये याद रखिए। तो
अब आपने ये सारे के सारे अपनी नोटबुक पे लिख लेने हैं। आई एम, वी आर, ही इज़, शी इज़, इट इज़, दे आर एंड यू आर एट्सेट्रा। ठीक है, अभी हम पास्ट की हम बात नहीं करते। तो आप देखिए यहाँ पे जो डूअर है वो है मैं पाकिस्तानी लड़का हूँ, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मेरी एग्जिस्टेंस क्या है, कंडीशन क्या है, हालत क्या है। तो सेंटेंस आपका शुरू हो रहा है आई के साथ। तो अब आई का जो कॉम्बिनेशन इन तीनों में क्या है, एम, आई एम, और उसके बाद जो इसके अंदर है जो वर्ड्स बाकी हैं उसकी ट्रांसलेशन आपको आनी चाहिए। मैं पाकिस्तानी लड़का हूँ, आई एम आ पाकिस्तानी बॉय। अब इसमें आर्टिकल भी आ गया, ये भी हम बाद में हम देखेंगे कि ये कहाँ इसलिए क्यों आया है। तो आज हमने देखा पॉजिटिव सेंटेंस में सिर्फ अभी यही सीखा, ट्रांसलेशन हमने नहीं सीखी अभी, सिर्फ मैंने आपको यही सिखाया कि बी क्या है। बी के अंदर प्रेजेंट में इज आर एम छुपा है और पास्ट में वाज और वर्ब छुपा है। अब ये क्या होता है, किसी चीज़ की हालत, किसी चीज़ के बारे में बताने के लिए। अब आप अपने घर में इधर उधर घूमना फिरना शुरू कर दें तो आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी जहाँ ही शीट। अब 9वीं 10वीं में आपको इस चीज़ का तो पता होना चाहिए कि ये किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं। ओके प्यारे बच्चों, अब देखिए अगला सेंटेंस है, ये कीमती घड़ी है। मैं इसी घड़ी की बात करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये कीमती घड़ी है, इट इज़ अ कॉस्टली वॉच। अब इट के साथ इज आर एम क्या लगता है, ये अब आपने सीखना है। आइए इस बोर्ड की तरफ मैंने कुछ पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्शंस आपके लिए ढूंढी हैं, उसका भी आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी हमने इनके कॉम्बिनेशन बनाया है कि आई के साथ एम, वी के साथ आर। अब आपने इनको कॉन्ट्रैक्ट करना सीखना है। ठीक है, तो आई के साथ एम, ये भी आपके नोट्स बन जाएंगे। यू के साथ आर है, ही के साथ इज है, शी के साथ इज है, शीज बन जाता है, हिज बन जाता है, यू बन जाता है, आइम बन जाता है, इट इज इट्स बन जाता है, वी आर यू आर योर, दे आर देयर। ओके, इसी तरह नेगेटिव फॉर्म भी देख लीजिए। एम की नेगेटिव फॉर्म इसको हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करके लिखा जाता है सब्जेक्ट और आई के साथ, और बाकी आगे कॉन्ट्रैक्शन नेगेटिव बन जाती है। एम की नहीं बनती। आई एम नॉट, यू आर नॉट। आर और नॉट को मिलाएंगे तो आंट है, इज नॉट को मिलाएंगे तो इजंट है, आर नॉट को मिलाएंगे तो आंट है, ही इजंट, शी इजंट, इट इजंट, वी आंट, यू आंट एंड दे आंट। तो ये पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्शन इस तरफ हैं और नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शंस इस तरफ हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस अभी हमने नहीं पढ़े हैं, यहाँ पे हम रुकेंगे और अगली एपिसोड में हम इसकी ट्रांसलेशन इंशाल्लाह सीखेंगे। I hope you have enjoyed the lesson, and if you haven't studied anything, if you haven't understood anything, you can contact me, give a number. Thank you very much, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.